नमस्कार दोस्तों, अरविंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह एंशिएंट हिस्ट्री की आज की हमारी थर्ड क्लास है। यह क्लास आपके नेट जीआरएफ, इसके साथ ही सेट एग्जाम, उसके साथ यूपीएससी और साथ ही साथ सभी पीएससी एग्जाम, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, उसके साथ यूपी पीसीएस या आरपीएससी या पीपीएससी, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीजीटी टीचर होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्टोन एज या पाषाण काल। पाषाण काल, इसमें हम सबसे पहले मानव का उद्भव एवं विकास, उसके बारे में पढ़ें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव का उद्भव एवं विकास। सबसे पहले मानव की जो परिभाषा है वह आर्कोलॉजी में इसको जो सबसे बेस्ट परिभाषा है वह है मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल। मानव को टूल मेकिंग एनिमल के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव औजार बनाने वाला प्राणी है, और यह मानव को औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके साथ ही मानव को क्वाटजाइट मैन भी कहा जाता है। क्वाटजाइट का मतलब है, इन्होंने जो मानव है उसने सबसे पहले क्वाटजाइट जो स्टोन है, क्वाटजाइट स्टोन या क्वाटजाइट का सबसे पहले प्रयोग अपने उपकरण या औजार जो बनाने के लिए सबसे पहले क्वाटजाइट पत्थर का प्रयोग किया। इसीलिए इसे क्वाटजाइट मैन भी कहा जाता है। सभी प्राणियों में, सभी जो प्राणी हैं उनमें से मानव एकमात्र प्राणी है जो टूल बना सकता है, और कोई भी प्राणी टूल नहीं बना सकता है। देखिए, मानव का जो उद्भव है वह पितृ नूतन काल में हो गया था। कौन से काल में हुआ? पितृ नूतन काल में। और इसकी जो जन्म स्थली है वह अफ्रीका महाद्वीप रही है। और अफ्रीका महाद्वीप के पलायन इससे पलायन के द्वारा यह बाकी सभी महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, सभी में फैल गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मानव का जो निकटतम आदि पूर्वज था, मानव का जो निकटतम आदि पूर्वज है उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह सबसे अंतिम ज्ञात पूर्ण मानव भी था। पूर्ण मानव का मतलब या होमिनिड का मतलब होता है आधा नर और आधा बानर। इसका मतलब है यह ना तो पूरा नर था और ना ही पूरा बानर था। इसके जो जीवाश्म हैं वह केन्या का जो ओल्दुवाई गॉर्ज है, केन्या का ओल्दुवाई गॉर्ज की जो तुर्काना झील है या लेक रुडोल्फ है, इससे प्राप्त होते हैं, जो 48 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने हैं ये? 48 लाख वर्ष पुराने हैं। यह पहला होमिनिड था। होमिनिड का मतलब है आधा नर और आधा मानव। इसे प्रोटो मानव और आद्य मानव भी कहा जाता है। इथोपिया से 32 लाख वर्ष पूर्व की एक शिशु कन्या लूसी के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए, हाल में ही इंडोनेशिया की एक जगह है फ्लोरिस, यहाँ से 60 लाख वर्ष पूर्व के 60 लाख वर्ष पूर्व के ह्यूमन के अवशेष मिले, जिसे कहा गया है होमो फ्लोरेंसिस। क्या कहा गया है? होमो फ्लोरेंसिस। इसको आपको गूगल करके अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, देखिए, जो वर्तमान में मानवों को होमो श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिनमें होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस सेपियंस। होमो जो हेबिलस है इसने सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया था। किसने किया था? होमो हेबिलस। तो हेबिलस से हाथ से याद रखना है, यह पहला मानव है जिसने हाथों का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट देखते हैं हेमो हैबिलस। हेमो हैबिलस ने सबसे पहले हाथों के प्रयोग के द्वारा, हाथों का प्रयोग करके पत्थर के औजार बनाए थे, पत्थर के औजार बनाए। इसी कारण इसे स्किलफुल मैन या कारीगर मानव भी कहा जाता है। जो आपको याद रखना है, जो होमो हैबिलस है इसे कारीगर मानव या स्किलफुल मैन कहा जाता है। सबसे पहले जो पत्थर के औजार वह इसी मानव के द्वारा बनाए गए। इसे हाथों का उपयोग करने वाला मानव क्या कहा जाता है? हाथों का उपयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। सर्वप्रथम जो पत्थर के हैंडेक्स हैं, पत्थर का जो हैंडेक्स है या जिसे हिंदी में बोलते हैं हस्त कुठार, वह इसी के द्वारा बनाए गए थे। इसने अग्नि का आविष्कार भी किया। भारत में जो कैनूल जिला है उसकी गुफाओं से, कैनूल जिले की जो गुफाएं हैं वहां अग्नि के चिन्ह प्राप्त हमें होते हैं। देखिए जो पिथेकैंथ्रोपस है, इसको होमो इरेक्टस को पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। प्रोथोकॉम्प्रस उसे कहा जाता है जो सीधा चलने वाला मानव कपी हो। यह सबसे पहला मानव कपी है जो सीधा चलता था अपने दो पैरों पर, मतलब एरेक्ट और अपराइट में। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता थी, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी व्यापक इसका भौगोलिक वितरण था। वह काफी व्यापक था, जो अफ्रीका महाद्वीप से लेकर चीन के चेकोतियन तक यह फैला हुआ था। नेक्स्ट है होमो नलेदी। हाल ही में 2013 में इस मानव इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका की जो राइजिंग गुफा है, राइजिंग स्टार गुफा, इससे प्राप्त किए गए हैं। इस गुफा से इसके जो अवशेष हैं वह अनुष्ठानिक अंत्येष्टि के अवशेष हैं, मतलब रिचुअल बुरियल्स हैं, इससे संबंधित प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम है होमो नलेदी। इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है वह 3,35,000 से 2,36,000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान मानव। यह प्रथम बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव था। इसमें सोचने वाला मानव भी कहा जाता है। इसमें सोचने और समझने की ताकत है। उसकी सभ्यता जो जर्मनी के नेंडरथाल से की जाती है। जो होमोसेपियंस है इसकी जो साम्यता है वह जर्मनी का जो नियंडरथाल मानव है उससे की जाती है, क्योंकि जो होमोसेपियंस है और जो नियंडरथाल मानव है वह एक ही है। नियंडरथाल मानव ने ही, मतलब होमोसेपियंस ने ही सबसे पहले शव विसर्जन या अंतिम संस्कार किया था। सबसे पहले जो अंतिम संस्कार किया, शव विसर्जन किया, वो होमोसेपियंस ने किया। अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जो उपयोग किया वह होमोसेपियंस ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है होमोसेपियंस सेपियंस। इसे आधुनिक मानव भी कहा जाता है। इसका विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 30,000 वर्ष पहले। इसके अन्य नाम है क्रोमैग्नन, चांसलेड और ग्रीमाल्डी। क्रोमैग्नन, चांसलेड और ग्रीमाल्डी होमोसेपियंस सेपियंस के ही अन्य नाम है। देखिए ऑस्ट्रोलोपिथेकस आया है, होमो हैबिलस मतलब हाथों का उपयोग करता था। होमो इरेक्टस आया है, निएंडरथाल मानव मतलब होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस सेपियंस। होमोसेपियंस सेपियंस के जो प्रमाण हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका के जो फाहियान गुफा है, फाहियान कैव है, उससे प्राप्त होते हैं। फाहियान गुफा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक उच्च पाषाण युगीन स्थल है। कौन सा? उच्च पाषाण युग का एक स्थल है। नेक्स्ट है भारत में मानव प्रजाति। देखिए 1932 में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके कोटवार पठार या पूर्वा बेसन में जो शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका है, वहां से मानव खोपड़ियां मिली हैं, जिनकी खोज जी लुइस ने की थी। किसने की थी? जी लुइस ने। इनको पहले को नाम इन्होंने रामापिथेकस दिया, जो एक महिला की खोपड़ी थी, और दूसरा था शिवापिथेकस। इसके कुछ दिन बाद ब्रह्मपिथेकस की यहाँ से भी प्राप्ति हुई, ब्रह्मपिथेकस की। इन तीनों को मिलाकर शिवालिक के देवमाना की संज्ञा दी गई है। इनको रामापिथिकस, शिवापिथिकस और ब्रह्मपिथिकस। 1966 में अफगानिस्तान का जो दर्रा एक कुर्र है, दर्रा एक कुर्र या लुई दुप्री है,
वहां से नेanderthal मानव के अवशेष या जीवाश्म प्राप्त हमें होते हैं। इसके साथ ही जो श्रीलंका की फाहियान गुफा है, बाटा डोम्बालेन गुफा है, अजूलेन गुफा है तथा बेबीलोन जो गुफा है, वहां से प्राचीनतम आधुनिक मानव के अवशेष अवशेष प्राप्त होते हैं। भारत में जो होमो सेपियंस सेपियंस है उसके अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो श्रीलंका है वहां से होमो सेपियंस सेपियंस के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसका नाम है फाहियन गुफा। नेक्स्ट देखेंगे 5 दिसंबर 1982 भूविज्ञान सर्वेक्षक अरुण सोनकिया के द्वारा आद्य या प्राचीनतम होमो सेपियंस है, मतलब होमो इरेक्टस है, इसकी एक खोपड़ी प्राप्त की गई, वह की गई नर्मदा घाटी से, जिसे होमो इरेक्टस नामडेंसिस कहा गया, या नर्मदा वुमन, ये क्योंकि यह एक महिला की खोपड़ी थी। यह भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। यह जो अवशेष हैं यह 30 वर्ष की एक युवती के हैं। कौन से अवशेष हैं? 30 वर्ष की एक युवती के। 5 दिसंबर 1982 को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक अरुण सोनकिया को कहाँ से? नर्मदा से, नर्मदा घाटी से आद्य या प्राचीनतम होमो सेपियंस या होमो इरेक्टस की एक खोपड़ी प्राप्त होती है, जिसे होमो इरेक्टस नामडेंसिस या नर्मदा वुमन कहा जाता है। यह एक 30 वर्ष की युवती के अवशेष थे। नेक्स्ट है 1997 में ए आर सांख्यायन ने हथनौरा, ये भी एमपी का ही पार्ट है, हथनौरा से इसी होमोनिड युवती के कंधे की हड्डी, इसकी कंधे की हड्डी प्राप्त की थी किसने? ए आर सांख्यायन ने 1957 में हथनौरा नामक जगह से इसी होमोनिड, कौन सा? जो एक नर्मदा वुमन थी, इसी की कंधे की हड्डी प्राप्त की ए आर सांख्यायन ने। जो एच डी सांखलिया और एस एन राजगुरु है, इन्होंने महाराष्ट्र का जो पुणे है उसके मूला थुला नदी से तट पर एक वयस्क पुरुष और महिला नर मादा के जो होमोसेपियंस थे, दो मानव कपाल की प्राप्ति की थी। इसके साथ ही जो बी ए बाकरकर हैं, उन्होंने भीमबेटका से वयस्क होमोसेपियंस, जैसे होमोसेपियंस जो वयस्क थे के जबड़ों की प्राप्ति, स्कल की प्राप्ति की है डी एस बाकरकर। नेक्स्ट है आरबी फुट, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने अतिरम पक्कम से मानव की जो पिंडली की हड्डी होती है, ह्यूमन टिबिया है, उसको प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने अतिरम पक्कम से मानव की जो पिंडली की हड्डी है या ह्यूमन टिबिया है, उसको प्राप्त किया था। केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन हैं, इन्होंने अक्टूबर 2001 में विल्लुपुरम जिले जो तमिलनाडु में पड़ता है उसके औदय से, कहाँ से? औडल या औदई से मानव शिशु कपाल बेबी स्किल की प्राप्ति की। इसकी प्राप्ति थी बेबी स्किल की। आपको याद रखना है केरल विश्वविद्यालय है, उसके पी राजेंद्रन है, उन्होंने 2001 में विल्लुपुरम जिला जो तमिलनाडु का है वहां से औदल से, वहां के जो औदल जगह है वहां से मानव शिशु कपाल या बेबी स्किल की प्राप्ति की थी। साथ ही रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं, आरवी फुट हैं, उन्होंने अतिरम पक्कम से जो मानव की जो पिंडली की हड्डी है या ह्यूमन टिबिया है उसको प्राप्त किया। इसके साथ बीएस जो बाकड़कर हैं, उन्होंने भीमबेटका से वयस्क होमोसेपियंस के जबड़े मतलब स्कल की प्राप्ति की थी। उसके साथ ही एच डी जो सांकलिया हैं और एस एन राजगुरु हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में मूलाथोला नदी के तट पर एक वयस्क पुरुष और महिला नर और मादा जो होमोसेपियंस थे, दो मानव स्कल की प्राप्ति की थी। इसके साथ ही 1997 में ए आर सांख्यायन ने हथोनारा से जो होमोनिड था, जो नर्मदा वुमन था, उसके होमिनिड युक्ति के जो कंधे की हड्डी है उसको प्राप्त किया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण उपकरण। 1864 में टी होल्डहेम नाम के एक विद्वान ने मद्रास के पास कुछ उपकरण को प्राप्त किया, जिन्हें बाद में यथास्थान मतलब स्थान विशेष है, जहां से यह स्थान प्राप्त है उसी स्थान पर उपकरण की पहली खोज की थी।
लेकिन 1863 में रॉबर्ट बुर्सफोर्ड थे, उन्होंने मद्रास के पास जो अतिरम पक्कम है, वहां से पाषाण उपकरण की खोज की थी। पाषाण उपकरण। नेक्स्ट है बरकेट एवं कमियाड़ी जो महोदय हैं, उन्होंने पाषाण उपकरणों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया, जिनमें पहली श्रेणी में हैंडेक्स तथा क्लीवर आते हैं, दूसरी श्रेणी में फलक उपकरण तथा विकसित हैंडेक्स आते हैं, तीसरी श्रेणी में ब्लेड ब्यूरिन तथा स्क्रैपर आते हैं, चौथी श्रेणी में आते हैं लघु पाषाण उपकरण। देखिए जो हैंडेक्स होते हैं या क्लीवर होते थे, यह बड़े पाषाण उपकरण थे, बड़े आकार के पाषाण उपकरण। और इस तरह जाने पर, राइट में जाने पर लघु पाषाण उपकरण, इनका जो आकार है वह छोटा होता जाएगा, लघु पाषाण उपकरण होते गए। नेक्स्ट है, देखिए जो हैंडेक्स कैसे बनाई जाती थी। पहले एक बड़ा पत्थर लिया जाता था, इस पर एक छोटे पत्थर से प्रहार करके छोटे छोटे इसके क्रंच निकाल दिए जाते थे, और इस तरीके से जो लकड़ी का हथौड़ा या हैमर है या स्टोन है, इसके द्वारा इस पे इनके छिलके अलग किए जाते थे, और साथ ही इसको ट्रिम करके इसकी इसको धारदार बना दिया जाता था। जो इसका फ्रंट व्यू है और इसका एक साइड व्यू है, इस तरीके से हस्त कुठार बनाया जाता था। हस्त कुठार या हैंड एक्स। हैंड एक्स एक बड़ा उपकरण था जो पूरा पाषाण काल का, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल का। और जो फ्लैप उपकरण थे, यह इनके जो निकले हुए छलके थे या फ्लैप थे, इनसे बनाए जाते थे, जो मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण पाषाण काल। और इन फ्लैग के आधार पर ब्लेड उपकरण बनाए जाते थे, जिनकी लंबाई इनकी चौड़ाई से 2 गुनी या उससे अधिक होती थी। यह नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पेबल। देखिए पेबल क्या होता है। पेबल जो पत्थर होते हैं जो पानी के बहाव के कारण रगड़ खाकर गोल मटोल हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है पेबल। अब जब इसी पेबल के एक तरफ धार बनाई जाती है, तो इसे बोला जाता है चॉपर, मतलब एक फलक या एक मुखी औजार। और जब इसी पेबल के दो तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड जब धार बनाई दी जाती है, तो इसे बोलते हैं चॉपिंग, जिसके दोनों तरफ धार होती है। तो पेबल क्या होते हैं, जो गोल मटोल पत्थर होते हैं जो रगड़ खाकर गोल मटोल चिकने हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पेबल। जब इन्हीं पेबल के एक तरफ धार बना दी जाती है, तो इसे बोलते हैं चॉपर। और जब इस पेबल की दो तरफ धार बना दी जाती है, तो इसे बोलते हैं चॉपिंग। इसके बाद आता है क्लेबर। क्लेबर मतलब हिंदी में बिदारणी। बिदारणी यह भी एक बड़ा उपकरण था जो निम्न पुरापाषाण का था। निम्न पुरापाषाण। इसके बाद जो खुरचनी जो विवरण है, यह पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण पाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल, इन दोनों में आता है। यह एक चीरने वाले औजार थे। कौन से? क्लेवर। क्लेवर एक चीरने वाले औजार थे। इनकी दोहरी धार होती थी और इनका उपयोग पेड़ काटने और चीरने के लिए किया जाता था। साथ ही जो स्क्रैपर हैं, इनका जो किनारा है वह धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो तक्षणी या ब्यूरन है, यह एक ब्लेड के समान उपकरण था, जिसका उपयोग गुफाओं की दीवार पर नक्काशी करने के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट है ब्लेड। जो ब्लेड उपकरण था, इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुनी हुआ करती थी। यह इसकी जो धार है वह दोनों तरफ, इस तरफ भी धार होती थी और इस तरफ भी धार होती थी। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। जो लोनाटे हैं या चंद्राकार है, यह एक ब्लेड उपकरण था। इसका एक सिरा होता था वह वृत्ताकार होता था। यह याद रखना, जो इसका एक सिरा वृत्ताकार होता था उसे लोनाटे बोलते थे। इसके बाद आता है ट्रेपेजियम टूल या
यह भी एक ब्लेड उपकरण था जिसका एक सिरा अधिक धारदार तथा दूसरा सिरा तीर के समान होता था। इसका एक सिरा अधिक धारदार होता था और इसका जो दूसरा सिरा था वो तीर के समान होता था। इसको एक लकड़ी के तीर में साथ संजोकर तीर के रूप में इसका उपयोग। नेक्स्ट है पाषाण काल। देखिए, मानव के द्वारा सर्वप्रथम पाषाण निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया और इसी पाषाण निर्मित हथियारों के आधार पर जो उपकरण थे, इसी कारण इस काल को पाषाण काल कहा गया। अब त्रिकाल पद्धति के आधार पर डेनिश विद्वान पीएफ और डेनमार्क के जो संग्रहालय अध्यक्ष थे टॉमसन उस टाइम के, उनके द्वारा पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल जो इतिहास है, इतिहास अध्ययन है, जो प्राचीन इतिहास अध्ययन है, उसको त्रिकाल पद्धति के आधार पर डेनिश विद्वान पीएफ तथा डेनमार्क के संग्रहालय अध्यक्ष टॉमसन थे, इनके द्वारा पाषाण काल, कांस्य काल तथा लोह काल के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया प्राचीन काल को। उसके बाद 1863 में जॉन लुम्बार्क नामक महोदय ने पाषाण काल को जॉन लुम्बार्क नामक महोदय ने पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में वर्गीकृत किया। इसके बाद इन्होंने ही, जॉन लुम्बार्क महोदय ने ही 1865 में, इनकी बुक है प्रसिद्ध दी हिस्टोरिक टाइम, इसमें पाषाण काल को पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में वर्गीकृत किया, पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। इसके बाद 1961 में कॉम्पसन एवं ब्रैडफोर्ड नामक विद्वान ने पाषाण काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के रूप में वर्गीकृत किया, जो नव पाषाण तक के समय को वर्गीकृत करता है कॉम्पसन एवं ब्रैडफोर्ड के द्वारा। 1970 में एडोर्ड लाइटेड नामक विद्वान ने पुरापाषाण काल को, किसको, पुरापाषाण काल को निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल के रूप में वर्गीकृत किया इसको, पुरापाषाण काल को। अब हम पढ़ने वाले हैं निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल। देखिए, इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। जो पाषाण काल है या स्टोन एज है, इसको पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में वर्गीकृत किया। जो पुरापाषाण काल है वह 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक जाता है। इसके बाद जो मध्य पाषाण काल है वह 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल है वह 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक चलता है। अब पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है वह 2 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल है वह 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व और जो उच्च पुरापाषाण काल है वह 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक विभाजित है। अब पढ़ेंगे हम निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। निम्न पुरापाषाण काल जो मानव विकास की आरंभिक अवस्था को रेखांकित करता है। निम्न पुरापाषाण काल यह प्लीस्टोसीन युग मतलब अत्यंत नीतन युग से संबंधित है। निम्न पुरापाषाण काल, इस काल में, निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिनमें हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी का उपयोग किया जाता है। हस्तकुठार मतलब हैंडेक्स और विदारणी मतलब क्लेवर। इसकी 2 उप संस्कृतियां हैं, जिनको चौपर चौबिंग पेपल संस्कृति तथा या सोहन संस्कृति, और दूसरी है हस्तकुठार संस्कृति या एसिलियन संस्कृति। एसिलियन संस्कृति में हैंडेक्स और क्लेवर का उपयोग किया जाता था। इन 2 उप संस्कृतियों को उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें चौपर चॉपिंग पेबल संस्कृति मतलब चौपर चॉपिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता था और हस्तकुठार संस्कृति या एसिलियन संस्कृति में हैंडेक्स और क्लेवर का उपयोग किया जाता था। देखिए, जो चौपर चॉपिंग पेबल संस्कृति है या सोहन संस्कृति है, जिसे बोला जाता है, इस शब्द का जो शब्दावली है चौपर चॉपिंग, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एच.एल. मोवियस ने किया था। किसने किया था? एच.एल. मोवियस ने सर्वप्रथम चौपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का प्रयोग किया था।
सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त हुए वह पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उसकी जो सोहन घाटी है, सोहन नदी घाटी जो सिंधु की सहायक नदी है उससे प्राप्त हुए थे सोहन संस्कृति के। टेरा एवं पीटरसन ने सोहन घाटी से इस काल के मानव को द्वितीय अंतर्निहित युग कहा बताया था या सेकेंड इंटीग्रेशियल एज का बताया था। सोहन घाटी से मानव के जो साक्ष्य मिले हैं उसे द्वितीय अंतर्निहित युग का बताया है। इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था वह 1928 में डीएन वाडिया द्वारा किया गया था। किसके द्वारा उत्खनन किया गया सोहन संस्कृति का? 1928 में डीएन वाडिया के द्वारा, जिसे सोहन घाटी का पितामह, सोहन घाटी का पितामह किसे कहा गया है? डीएन वाडिया को। इन्होंने ही 1928 में सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया था। सोहन संस्कृति शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वह 1936 में एच डी टेरा ने किया था। किसने किया? एच डी टेरा ने। सोहन संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया वो है 1936 में एच डी टेरा ने किया। एच डी सांकलिया द्वारा सोहन घाटी में मानव आवास के जो साक्ष्य हैं और हस्तकुठार के जो साक्ष्य हैं वह सर्वप्रथम प्राप्त किए गए। जो मानव आवास और जो हैंडेक्स है, मानव आवास और हैंडेक्स के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वह एच डी सांकलिया के द्वारा सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए गए थे। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? जो चौपा चौबिंग पेपल संस्कृति है, इस शब्दावली का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह एच एल मोबियस के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त किए वह प्राप्त किए पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी जो सोहन नदी घाटी है उससे प्राप्त हुए। सोहन नदी घाटी सिंधु की एक सहायक नदी है। टेरा एवं पीटरसन के द्वारा सोहन घाटी को जो माना है उसको द्वितीय अंतर्निहित युग या सेकेंड इंटरग्लेशियल एज का बताया गया है। इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन है और 1928 में डीएन वाडिया के द्वारा किया गया और इन्हें सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। जो सोहन संस्कृति है इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वह 1936 ईस्वी में एच डी टेरा ने किया था। इसके बाद सोहन घाटी से मानव आवाज के साक्ष्य और जो हस्तकुठार है उसके साक्ष्य एच डी सांकलिया ने संकलित किए थे। इसके बाद हस्तकुठार संस्कृति या एसिलियन संस्कृति मतलब हैंडेक्स और क्लेवर जो सर्वप्रथम उपकरण है वह रॉबर्ट वुड्सफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास जो पल्लवम नामक स्थान है इससे प्राप्त किए थे रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। सितंबर 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट एवं डब्ल्यू किंग ने मद्रास का जो अतिरम पक्कम है यहाँ से भी इसके उपकरण प्राप्त किए हस्तकुठार संस्कृति या एसिलियन संस्कृति के, तथा जनवरी 1864 में पलवम से कई उपकरण बाद में प्राप्त किए गए। इसके बाद मद्रास के समीप जो बादमदुरई है उससे भी कई उपकरण प्राप्त किए। तो हस्तकथा संस्कृति के जो उपकरण हैं वह रॉबर्ट वुड्सफुट ने सर्वप्रथम 1863 में मद्रास के पास पल्लमरम नामक स्थान से प्राप्त किए। उसके बाद 1863 ईस्वी में रॉबर्ट वुड्सफुट तथा डब्ल्यू किंग ने अतिरम्पक्कम और इसके बाद जो मद्रास के पास बादमदुरई है वहां से भी कई उपकरण प्राप्त किए गए थे। जो हस्तकथा संस्कृति है इसको मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा गया है। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां से सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। जो राजस्थान का जो आपका चित्तौड़गढ़ है वहां से सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति है उसके इकट्ठे प्रमाण मिलते हैं। इस काल में बड़े क्रोड उपकरण, कौन से बड़े बड़े क्रोड उपकरण मतलब हस्तकुठार और क्लेवर उपकरण बनते थे तथा उनके निर्माण में जो कच्चे माल के रूप में है वह क्वार्टजाइट पत्थर, कौन सा? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। इसी कारण से क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था। इसमें याद रखना है आपको जो हस्तकुठार संस्कृति या हैंडेस कल्चर है या एसिलियन संस्कृति है इसमें जो सर्वप्रथम जो उपकरण है वो रॉबर्ट वुड्सफुट ने 1863 में मद्रास के पास जो पल्लवरम नामक स्थान है वहां से प्राप्त किए थे। इसके बाद 1863 में सितंबर में रॉबर्ट वुड्सफुट और डब्ल्यू किंग ने मद्रास के पास जो अतिरम पक्कम है वहां से इसके उपकरण प्राप्त किए और जनवरी 1864 में पल्लवरम से भी इसके स्थान जो उपकरण है वो प्राप्त हुए और इसके बाद मद्रास के बाद जो बादमदुरई उससे भी इसके उपकरण प्राप्त हुए थे। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां से सोहन संस्कृति और
मद्रास संस्कृति के इकट्ठे प्रमाण मिलते हैं। इस काल में जो उपकरण होते थे वो बड़े आकार के उपकरण बनाए जाते थे, जिनमें हस्तकुठार और हैंडेक्स और क्लेवर का उपयोग किया जाता था। इसी कारण इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता था, क्योंकि मद्रास में इस प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, निम्न प्रापाषाण काल के स्थल लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। जो निम्न प्रापाषाण काल है, इसके स्थल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं, किंतु है जो क्षेत्र है गंगा दोआब और केरल तथा पूर्वी भारत, गंगा दोआब, केरल तथा पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, घने जंगल है। इससे निम्न प्रापाषाण काल के जो स्थल हैं वह गंगा दोआब, केरल एवं पूर्वी भारत से निम्न प्रापाषाण काल के जो उपकरण हैं वह प्राप्त नहीं होते हैं। गंगा यमुना दोआब में एक ही स्थल है जो अपवाद है, वह है कालपी। इससे निम्न प्रापाषाण काल के जो अवशेष हैं वह प्राप्त होते हैं कालपी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रापाषाण काल के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो जो निम्न प्रापाषाण काल का उत्तरी क्षेत्र है, या जैसे शिवालिक एरिया वाला क्षेत्र है, इसमें सोहन घाटी हमें निम्न प्रापाषाण काल में प्राप्त होती है। जो सोहन नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ की जो पोटबार पठार है उसकी जो शिवालिक पहाड़ी वाले एरिया है, यहाँ से सोहन नदी घाटी प्राप्त होती है। यह करेबा मैदान है। करेबा मैदान उस मैदान को कहते हैं जहां से पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। तो जब कभी इनके बीच में अवरोध आ जाता है या नदियां अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, तो नीचे वाला जो एरिया होता है यहाँ पर एक लेक बन जाती है, झील। और जब यह लेक सूख जाती है तो यहाँ पे मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं करेबा मैदान, और एक उपजाऊ मैदान होता है। सोहन घाटी में है 5 वेदिकाएं, याद रखना है कितनी वेदिकाएं, 5 वेदिकाएं मिले हैं। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। जिसका निर्माण विभिन्न हिम कालों में हुआ है। 1928 ईस्वी में डीएन बाडिया के द्वारा सोहन नदी घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया गया। तो सबसे पहला जो उत्खनन सोहन नदी घाटी में किया गया वह डीएन बाडिया के द्वारा किया गया था। और इनको सोहन घाटी का पिता भी कहा जाता है। सोहन घाटी का पितामह किसे कहा जाता है? डीएन बाडिया को। 1930 में केआरयू टॉड के द्वारा सोहन घाटी, जो सोहन घाटी का पिंडगैव स्थल है, उसका उत्खनन किया गया। तो 1930 में केआरयू टॉड के द्वारा सोहन घाटी का जो पिंडगैव स्थल है उसका उत्खनन किया गया था। इसके बाद 1935 में दो महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए, जिनमें एल कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान स्थित जो सॉल्ट रेंज है, कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान की जो सॉल्ट रेंज है वहां तक विस्तृत सर्वेक्षण सोहन घाटी का किया गया। इसके बाद एच डी सांकलिया ने लिद्दर नदी, जो नदी है लिद्दर नदी, उस पर स्थित जो पहलगाम है, जो अभी न्यूज में रहा है, पहलगाम से मानव आवास के साक्ष्य तथा हैंडेक्स प्राप्त किया था। तो मानव आवास और हैंडेक्स के साक्ष्य एच डी सांकलिया ने लिद्दर नदी के तट पर स्थित पहलगाम से प्राप्त किए थे। इसके अन्य स्थल हैं नॉर्थ इंडिया में, वह है मलकपुर, चौंतरा, कलार एवं चौमुख। चौंतरा से ही दक्षिण का जो विशिष्ट उपकरण हैंडेक्स है वह प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है, चौंतरा से दक्षिण का विशिष्ट उपकरण हैंडेक्स प्राप्त किया था। चौंतरा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल, तो यह भी याद रखना है कि जो मिलन स्थल है उत्तर एवं दक्षिण की परंपरा का, वह चौंतरा है। यही दक्षिण का विशिष्ट उपकरण हैंडेक्स मिलता है। जो अटक है, अटक का जो गरियाल वाला एरिया, वहां से एक घिसा हुआ क्लीवर प्राप्त हुआ है। क्या है कि एक जो क्लीवर प्राप्त हुआ है उस पर घिसाई की गई है और इसको चिकना बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जायल, अमरापुर, डिडवाना, सिंधी, तवाब, तालाब, 16 ड्यून, सोनीता, भैंसौरगढ़ और जनकपुरा, जो सभी राजस्थान में पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं गंभीरी नदी के तट पर चित्तौड़गढ़ एवं बैराज नदी के तट पर नागरी। इनको आपको याद रखना है। जनकपुरा से एसिलियन उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं राजस्थान से। जनकपुरा मतलब यहाँ पे हैंडेक्स, हैंडेक्स और क्लीवर। एसिलियन संस्कृति से रिलेटेड मतलब है कि यहाँ पे हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। और उद्योग का मतलब यहाँ की, यहाँ पर इसकी निर्माण सामग्री और
अर्ध निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां पर स्थित जो डिडवाना है, यहाँ से प्राप्त भूआत्विक जमाव के 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें है जायल जमाव, अमरपुरा जमाव और डिडवाना जमाव। जोधपुर के निकट स्थित जो मोगरा घटार पुरापाषाण के लिए प्रस्था औजल है, जो मोगरा घटार पुरापाषाण कालीन जो प्रस्था औजार हैं उसके निर्माण का कार्यशाला रही थी। जो जोधपुर के निकट जो मोगरा घटार है वह प्रापाषाण काल के जो पाषाण के औजार हैं या पत्थर औजार के निर्माण की एक प्रमुख कार्यशाला रही है जोधपुर के निकट मोगरा पठार। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में साबरमती घाटी में स्थित हडोल, पचामली, वीरपुर तथा सौराष्ट्र जो कठियावाड़ क्षेत्र में कि भदर, हेरण तथा कालूवाड़। समाडिया गुजरात में स्थित एक पाषाण काल का स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। अब आता है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में सबसे प्रमुख है होशंगाबाद। इसकी अरुण सोनकिया द्वारा खोज की गई और अरुण सोनकिया द्वारा होशंगाबाद का जो हथनौरा स्थान है जो नर्मदा नदी घाटी में पड़ता है, यहाँ से एसिलियन औजार और मानव कपाल, ह्यूमन स्कल एवं हाथियों के जीवाश्म, यह 3 चीजें प्राप्त की थी। पशुओं के जो जीवाश्म हैं और सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से मिले, इसलिए इन पशुओं के जीवाश्म को नमदिकस क्या नाम दिया गया? नमदिकस नाम दिया गया। इस यहाँ से भैंस भैंस दरियाई घोड़ा, हाथी तथा घोड़ा, यहाँ से जो भैंस के जीवाश्म उसके साथ दरियाई घोड़ा के जीवाश्म, हाथी तथा घोड़ा के जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। जो हाथियों के जीवाश्म हैं इसको स्टेगोडॉन गणेशा स्टेगोडॉन गणेशा तथा एलिफोस हिसुड्रिकस कहा गया है। तो स्टेगोडॉन गणेशा तथा एलिफोस हिसुड्रिकस कहा गया है हाथियों के जीवाश्म को। नेक्स्ट देखते हैं जो महादेव पिपलिया है, यह भी मध्य प्रदेश में। एपी खन्नी के ने नर्मदा घाटी में जो ओल्डवा प्रकार के जो पेबल उपकरण हैं वह सबसे पहले महादेव पिपरिया से प्राप्त किए। ओल्ड्रिखा प्रकार के जो पेबल उपकरण हैं और एपी खन्नी के द्वारा नर्मदा घाटी के महादेव पिपरिया से प्राप्त किए थे। यह उपकरण सर्वप्रथम महादेव पिपरिया से मिले, इसलिए इसे महादेवियन कहा जाता है। फिर आती है सोन घाटी। इसका उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अमेरिका के जो बर्कले विश्वविद्यालय के संयुक्त निर्देशन में जी.आर. शर्मा तथा जे.डी. क्लैर्क द्वारा किया गया। सोन घाटी का जो बाघौर एरिया है, बाघौर से पशुओं के जीवाश्म एवं वेदिका की आकृति प्राप्त होती है। तो हमें याद रखना है सोन घाटी का जो उत्खनन है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अमेरिका का जो बर्कले विश्वविद्यालय है इसके संयुक्त निर्देशन में किया गया था, जो जी.आर. शर्मा एवं जे.डी. क्लैर्क द्वारा किया गया। जो सोन घाटी है, सोन घाटी का जो बाघौर स्थल है वहां से पशुओं के जीवाश्म एवं वेदिका की आकृति, पशुओं के जीवाश्म के साथ वेदिका की आकृति भी प्राप्त होती है। हमें यह इंपॉर्टेंट है, सोन घाटी के बाघौर से पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सोन घाटी में प्राचीनतम से नवीन स्थलों का जो क्रम है वह खेतोही जो सबसे नया जमाव है। फिर आता है बाघौर, फिर आता है पटपरा, फिर आता है सिहावल जमाव। यह सबसे पुराना तथा सबसे निचला जमाव। क्या होता है कि जब कोई स्थल होता है, जब उसका उत्खनन करते हैं तो जो सबसे नीचे संस्कृति मिलती है वह सबसे पुरानी संस्कृति होती है, और जो जिसका उत्खनन किया जाता है वो जो सबसे पहले संस्कृति मिलती है और जो सबसे ऊपर संस्कृति मिलती है और सबसे नवीन जमाव होता है। तो खेतोही सबसे नवीन जमाव, उसके बाद बाघौर, फिर पटपरा तथा सिहावल जमाव। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का जो चिरकी नेवासा, गोदावरी तट पर स्थित गंगापुर, भदनी, यसर, भोरी या बारी तथा मेरगांव है। जो चिरकी निवासा है महाराष्ट्र का, यहाँ से ट्रैप बेसाल्ट तथा डोलोमेराइट पत्थर के जो एसिलियन उपकरण है यह प्राप्त होते हैं। तो चिरकी नेवासा से ट्रैप बेसाल्ट तथा डोलेराइट जो पत्थर है उसके एसिलियन उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। उपकरण निर्माण की यह कार्यशाला चिरकी नेवासा रही है, क्योंकि यहाँ से निर्मित बनाए गए तथा अर्ध निर्मित तथा उनकी जो निर्माण सामग्री है वह भी हमें प्राप्त होती है चिरकी नेवासा से। इसीलिए चिरकी नेवासा को
उपकरण निर्माण की कार्यशाला भी कहा जाता है। जो बोरी स्थल है महाराष्ट्र का, यह कुकड़ी नदी के तट पर, जो कुकड़ी नदी है इसके तट पर स्थित बोरी है, यह प्राचीनतम निम्न प्रपाषाण कालीय स्थल है। भारत का जो निम्न प्रपाषाणिक प्राचीनतम स्थल है वह है बोरी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। बोरी से प्राप्त ज्वालामुखी की राख के जो जमा है वह 13 लाख वर्ष ईसी पूर्व के हैं। कितने? 13 लाख वर्ष ईसी पूर्व के निर्धारित इसकी एज की गई है। तो कुकड़ी नदी के तट पर स्थित जो बोरी है और प्राचीनतम निम्न प्रपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट है दक्षिण क्षेत्र। इसमें कर्नाटक में आते हैं लखामापुर, अनागवाड़ी, यदुरवाड़ी, एदियापुर, इसामपुर तथा हुड़सगी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम, प्रकाशम, गिल्लूर, नेल्लोर एवं करीमपुर। तमिलनाडु में आते हैं पल्लवरम, अतिरम्पक्कम, बदमदुरई, मानाजकारन तथा चिंगलपीठ, जिसे गुड़ियम गुफा भी कहा जाता है। अतिरम्पक्कम जो स्थल है इसकी खोज सर्वप्रथम राबर्ट्स ब्रूट ने की थी, जो पाषाण काल का यहाँ से सबसे पहले हस्तकुठार प्राप्त किया गया था। उत्तर भारत की जो गंगा गंगा क्षेत्र है और दक्षिण में केरल को छोड़कर, उत्तर भारत का जो गंगा वाला रीजन है और केरल में दक्षिण को छोड़कर अधिकांश वेदों से निम्न प्रपाषाण काल के स्थल हमें प्राप्त होते हैं। जो निम्न प्रपाषाण काल है उसके स्थल हमें अधिकांश भारत में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रपाषाण काल। मध्य प्रपाषाण काल का मतलब है कि भारी उपकरण है जो निम्न प्रपाषाण काल में बनते थे, मध्य प्रपाषाण काल में आकर उनका आकार छोटा हो गया। इसी को ही बोलते हैं तकनीकी परिवर्तन। इसकी जो एज है और 1.5 लाख वर्ष से 35,000 ईसा पूर्व मानी गई है। जो क्रोड उपकरण है उनकी तुलना में सल्क उपकरण, क्या होता है कि जब कोई बड़ा उपकरण होता है, बड़ा पत्थर, तो उसका पत्थर से फायर करके इसके छिलके या फ्लैक अलग किए जाते थे और इन फ्लैकों के आधार पर जो उपकरण बनाए गए उन्हें बोला जाता है सल्क उपकरण। यहाँ कच्चे माल के लिए क्वार्टजाई जो पत्थर यूज होता था पहले निम्न प्रपाषाण काल में, उसकी जगह जैस्पर एवं चर्ट जैस्पर और चर्ट पत्थर नमक प्रचलन, इनका प्रचलन बढ़ गया था। प्रायद्वीपीय भारत में जो नेवासा स्थल है इसको इसका प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, जो मध्य प्रपाषाण काल का ये प्रारूप स्थल है वह है नेवासा। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र का जो मूला बांध है तथा मध्य प्रदेश का जो रति करार है वह इस काल से मध्य प्रपाषाण काल की जो तिथियां हैं वह रेडियो कार्बन विधि से प्राप्त की गई हैं। तो महाराष्ट्र का मूला बांध तथा मध्य प्रदेश का जो रति करार है यहाँ से मध्य प्रपाषाण की रेडियो कार्बन तिथियां निकाली गई हैं। इनके अन्य नाम है मध्य प्रपाषाण के। केडी बनर्जी द्वारा इसे नेवासियन संस्कृति कहा गया है मध्य प्रपाषाण काल को। एक घोष के द्वारा इसे फलक संस्कृति, बर्केट एवं कामियाडिया के द्वारा इसे सीरीज 2 कहा गया है। इसी तरह डी टेरा एवं पीटरसन ने नर्मदा घाटी में इन उपकरणों को आद्य नवपाषाणिक क्या माना है? आद्य नवपाषाण प्रोटो न्यूलिथिक। एचडी जो सांखलिया महोदय हैं इन्होंने प्रारंभ में इसे सीरीज 2 इंडस्ट्री कहा था, सीरीज 2 इंडस्ट्री कहा था। इसके पश्चात इन्होंने इसे फलक संस्कृति कहकर पुकारा, लेकिन यह भी इसे पूर्णतः फलक संस्कृति नहीं मानते जैसे कि पश्चिम वर्ल्ड में मानी जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में इस काल की संस्कृति की पहचान फलक उपकरणों से की जाती है जो कि लेवलवा तकनीक से निर्मित थी। यही उपकरण पश्चिम यूरोप की जो मुस्तुरियन संस्कृति है से में भी प्रचलित थे, जो फ्लैप उपकरण है। इसलिए इस काल के उपकरणों को मुस्तुरियन संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यकाल की मध्य प्रपाषाण काल की संस्कृति को मुस्तुरियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है किस विद्वान ने मध्य प्रपाषाण काल को क्या नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो नेवासा एरिया है यहाँ पे सर्वप्रथम 1954 में एचडी सांखलिया ने प्रवरा नदी जो घाटी है वहां से नेवासा जो स्थल है वहां से एक युग के औजारों को प्राप्त किया था। इस युग के जो पाषाण औजार हैं, जो मध्यफलक उपकरण हैं, इनको प्राप्त किया था। नेवासा से ही इस युग के अगेट, जैस्पर, चेल्सडोनी एवं खुरचनी नामक उपकरण हमें प्राप्त होते हैं।
इसके बाद यहाँ पे चैट एवं बोरा आदि जो उपकरण हैं उनका निर्माण का युग भी मध्य पुरापाषाण काल है। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल में ही चैट बोरा आदि उपकरणों का भी निर्माण होने लगा था। तो सर्वप्रथम जो 1954 में एच डी सांखलिया रहे, उन्होंने प्रवरा नदी घाटी से नेवासा जो स्थल था वहां से मध्य पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त किए थे और उनकी पहचान मध्य पुरापाषाण काल के बारे में की थी। नेवासा से ही इस युग के जो अन्य उपकरण है जैसे अगेट, जैस्पर, चेस्डेनी तथा खुरचनी इनको प्राप्त किया था। जो चैट बोरा आदि का निर्माण है, जो इस तरीके के उपकरण है, उनका जो प्रारंभ निर्माण है वह इसी युग में आके स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है जो कोर पर निर्मित लेवलाइज तकनीक है। लेवनाइज तकनीक है, इस पर निर्मित जो हथियार हैं वह इस युग की प्रमुख विशेषता थी। कोर पर निर्मित जो लेवलाइज तकनीक है वह हथियार हैं वह इस युग की एक प्रमुख विशेषता थी। इसका जो विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र में मूलामुथा घाटी, बेलपांदरी, सोरेगांव, कांदीवली, नंदूर, माधवेश्वर तथा कालेगांव है। आंध्र प्रदेश में कोडप्पा जिले में स्थित नंदीपल्ली तथा गुजरात में ओरसंग नदी घाटी में स्थित बंदरपुर और हेरण घाटी। यह याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में मूलामुथा घाटी, बेलपांदरी, सोरेगांव, कांदीवली तथा नंदूर, माधवेश्वर तथा कालेगांव, और आंध्र प्रदेश में कोडप्पा जिले में स्थित नंदीपल्ली और गुजरात में ओरसंग नदी घाटी में स्थित बंदरपुर तथा हिरण घाटी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मध्य पुरापाषाण में समनापुर, मंदसौर, खड़की तथा नालगढ़ हैं तथा राजस्थान में बागन, बेराज, कादमली घाटियों तथा जनकपुरा, मंगलपुरा, जनाना, भूतिया, हजरा खेरी तथा चंपा खेरी। उसी तरह उत्तर प्रदेश में नकझर खुर्द एवं पटपरा। देखिए गंगा नदी घाटी है, इसमें मानव सभ्यता के सबसे पुरातन अवशेष वह मिलते हैं, वह कालपी से मिलते हैं। तो गंगा नदी घाटी है, वहां से मानव सभ्यता के जो सबसे प्राचीन अवशेष हैं वह हमें कालपी से मिलते हैं। कालपी इस काल के पत्थर एवं हड्डियों से बने औजार दोनों के साथ साथ एक साथ हमें प्राप्त होते हैं कालपी से। तो गंगा नदी घाटी में जो मानव के जो सबसे पुरातन अवशेष हैं वह कालपी से प्राप्त हुए हैं और इस काल में पत्थर एवं हड्डियों के जो बने औजार हैं वह साथ साथ कालपी से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उच्च परापाषाण काल। देखिए उच्च परापाषाण की जो थी है वह 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी गई है और तकनीकी परिवर्तन यहाँ आकर जो औजार हैं, पाषाण उपकरण औजार हैं, जो पाषाण उपकरण हैं उनका आकार और छोटा हो जाता है। माइक्रो औजार, माइक्रोलिथिक। तो तकनीकी विकास और अधिक प्रोत्साहन मिल गया क्योंकि औजार और छोटे हो गए। महत्वपूर्ण उपकरणों में हम दक्षिणी और खुरचनी प्राप्त होते हैं यहाँ पे इस काल में। जो सल्क उपकरण थे उनका महत्व बड़ा तथा बड़ी संख्या में फलक उपकरण भी बनाए जाते हैं रही। तो सल्क उपकरण क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण थे और निम्न प्रभाषाण काल में क्रोड उपकरण थे और इस काल में आके सल्क उपकरणों की जो प्रधानता है वह बढ़ गई थी। पत्थरों के अतिरिक्त इस काल में हड्डी एवं लकड़ी के उपकरण भी बनने लगे थे। क्या बनने लगे? जो हड्डी और लकड़ी के उपकरण भी नवपाषाण काल में आके उच्च प्रापाषाण काल में आके बनने लगे थे। लोग शिकारी एवं खाद्य संग्रह करते थे और शिकार भी करते थे इस समय का मानव। नेक्स्ट आता है इस टाइम के उपकरण। देखिए इससे पहले जो उच्च पुरापाषाण काल है, इससे पहले जो उपकरण यूज होते थे उन्हें बहुप्रयोजनीय उपकरण कहा गया है। बहुप्रयोजनीय का मतलब है कि जो एक ही उपकरण है, जैसे हैंड एक्स है, उसको काटने, चीरने और खोदने आदि सभी कार्यों के लिए किया जाता था इस काल के जो पहले के उपकरण हैं उन्हें। लेकिन इस काल के जो उपकरण हैं उनमें विशेषीकरण आ गया, स्पेशलाइजेशन आ गया और इसमें थे तक्षणी तथा गिरमिट या ब्यूरेन जिसे कहा जाता। एक काम के लिए, एक कार्य के लिए एक ही उपकरण, जैसे काटने के लिए अलग उपकरण, चीरने के लिए अलग उपकरण और खोदने के लिए अलग उपकरण बनाए गए। तो इस काल में उपकरण में विशेषीकरण आ गया था। इस काल का जो मुख्य उपकरण था वह था ब्लेड।
जिसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुनी होती थी। इस काल की जो प्रमुख विशेषता है, इस काल में नए चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी। साथ ही जो प्रज्ञ मानव या होमोसेपियंस जो ज्ञानी मानव है उसका जो आविर्भाव वह इसी काल में हुआ था। तो नए चकमक उद्योगों की स्थापना उच्च पुनर्पाषाण काल में हुई, और जो प्रज्ञ मानव है या होमोसेपियंस है उसका जो पदार्पण हुआ वह उच्च पुनर्पाषाण काल में ही आकर हुआ था। नेक्स्ट है, हड्डियों के बने जो उपकरण हैं वो कर्नल एवं मच्छल तला गवई से प्राप्त होते हैं। मच्छल तला से प्राप्त होते हैं, तो हमें याद रखना है जो हड्डियों से बड़े उपकरण हैं वह कर्नल तथा मच्छल तला से प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी के जो नौहंदा नाला क्षेत्र है वहां से दुनिया के सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति वेनस फिगरस मिली है। इस काल में चित्रकला का भी प्रमाण मिलता है, जो महाराष्ट्र के जो पटने तथा मेहताखेड़ी है, राजस्थान के चंदसौल तथा मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उन पर चित्रकारी की गई थी। तो महाराष्ट्र का पाटने, राजस्थान मेहताखेड़ी, राजस्थान का चंदेसौल तथा मध्य प्रदेश के रामनगर आदि पर शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उस पर चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले के कैन नदी पर प्राप्त हुई थी। जो शुतुरमुर्ग का सबसे प्रथम जो चित्रकारी की गई वह बांदा जिले में की गई थी, जो हमें 1860 में यूपी के बांदा जिले से प्राप्त हुई। परंतु शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो प्राचीनतम एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन है वह पाटने से ही प्राप्त होता है, महाराष्ट्र के पाटने से। तो याद रखना है शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो प्राचीनतम एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन है वह पाटने से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग का जो अंडे के खोल हैं, जो शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल हैं इनसे मन के बनाना। शुतुरमुर्ग के जो अंडे के खोल है इनसे मन को बनाने का जो प्रसिद्ध केंद्र था वह पाटने एवं भीमबेटका। पाटने और भीमबेटका से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से मन के बनाए जाते थे। क्या बनाया जाता था? मन के का निर्माण, मनकों का निर्माण किया जाता था। फिर आती है बेलन घाटी। बेलन घाटी प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण युगीन, इससे तीनों प्रकार के तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य हमें बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। बेलन टॉन्स की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। बेलन टॉन्स नदी की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती थी। निम्न पूर्व पाषाण के यहाँ से 44 स्थल, मध्य पुरापाषाण काल के 87 स्थल तथा सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण संस्कृति के साक्ष्य भी बेलन घाटी से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें याद रखना है जो बेलन घाटी है यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल तीन युगों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। जो बेलन घाटी है यह टॉन्स की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती थी। निम्न पूर्व पाषाण काल के 44 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए, मध्य पुरापाषाण काल के 87 स्थल तथा उच्च पुरापाषाण काल की जो सर्वप्रथम संस्कृति है वह हमें यहीं पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इसका पिछाड़ क्षेत्र। यूपी के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बबुरी, रामपुरा, बाघौल तथा जोगदाहा, बिहार में पैसरा, झारखंड में सिंहभूम तथा दामनी क्षेत्र, महाराष्ट्र में पटने, भदड़े तथा इनाम गांव, आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, बटमचेला, वेमुला, बर्रेडोंगापालेम तथा कर्नूल की गुफाएं, गुजरात में बिसादी तथा राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, और त्रिपुरा की अहोरा खोवई घाटी। त्रिपुरा की कौन सी घाटी है? अहोरा खोवई घाटी। यहाँ से उच्च पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण पुरापाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। बिलासुर ग्राम गुफा नरबली का साक्ष्य, जो बिलासुर ग्राम की गुफा है वहां से नरबली का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आंध्र प्रदेश का कर्नूल जिला है वहां पर स्थित जो बिलासुर ग्राम है वहां भारत के प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष, जो भारत के जो प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष हैं और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होते हैं। और आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में जो बिलासुर ग्राम है वह भारत के प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष हमें प्राप्त कराता है। तो याद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित बिलासुर ग्राम से भारत में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है बाघौल। बाघौल सोन नदी घाटी में गोपद एवं सोन के संगम पर सीधी मतलब मध्य प्रदेश में यह स्थल है, यह प्राप्त होता है, जिसका उत्खनन
उत्खनन जी.आर. शर्मा एवं जे.डी. कलाय द्वारा किया गया। यहाँ से जो प्राप्त औजार है इसका अध्ययन माइक्रोबियर विधि के द्वारा किया गया। तो याद रखना है माइक्रोबियर विधि, माइक्रोबियर जो विधि है, कहाँ पर इस विधि से जो प्राप्त औजार है उनका अध्ययन किया गया, तो किया गया बाघौर से। बाघौर सोन घाटी में गोपद एवं सोन के संगम पर स्थित है, जो सीधी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका अध्ययन जी.आर. शर्मा और जे.डी. कलाक के द्वारा किया गया। निम्न प्रापाषाण काल का वृत्ताकार चबूतरा, वेदिका की आकृति तथा त्रिभुजाकार पत्थर, वेदिका पर त्रिभुज मिला है, इसे मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। देखिए इस तरीके से त्रिभुजाकार पत्थर मिला है जिसे मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। बाघौर एक से जो उच्च पुरापाषाण काल है, ये भारत में प्रथम पुरापाषाण कालिक पूजा स्थल की प्राप्ति होती है। और बाघौर दो से जो मध्य पाषाणिक स्तंभ गर्त आवास, मतलब जो आवास स्तंभ है, स्तंभ गर्त हैं, मतलब जो गहरे आवास हैं, वहां से पूरी श्रृंखला इसकी मिली है स्तंभ गर्तों की। सांभर हिरण, दूसरा है सांभर हिरण के चलने के साक्ष्य हैं, वह बाघौर दो से ही प्राप्त होते हैं, जहां सांभर के 3 खुरों के पदचिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। तो बाघौर एक है जो उच्च पाषाण काल है से ही भारत के जो पूजा स्थल है उसकी सर्वप्रथम प्राप्ति हुई। और बाघौर दो से मध्य पाषाणिक स्थल जो गर्भ है, स्तंभ गर्भ, जो रहने के आवास के साक्ष्य हैं, वह हमें प्राप्त हुई। और सांभर हिरण, जो सांभर हिरण है उसके 3 खुरों के पदचिन्ह हमें बाघौर दो से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल में मानव जीवन। देखिए मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? तो प्रकृति पर। वह शिकार एवं कंदमूल, फल ही उसके भोजन प्रमुख थे, क्योंकि स्थायी निवास नहीं था, स्थायी निवास नहीं था, खेती भी नहीं करता था। इसी कारण यह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और खाना बदोश था, क्योंकि यह एक स्थान पर नहीं रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित, मतलब कच्चा मांस यह खाता था, क्योंकि अभी तक यह अग्नि का प्रयोग मांस को पकाने के लिए या भोजन को पकाने के लिए नहीं करता था। मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं, क्योंकि यह सिर्फ प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को उपभोग करता था, किसी चीज का उत्पादन नहीं करता। किसी पशुपालन एवं मेढ भांडों का प्रचलन का पूर्णतः अभाव मिलता है पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण युग की जो सामाजिक संरचना है उसमें छोटे समुदाय या बैंड सोसाइटी का रूप माना जाता है। देखिए बैंड सोसाइटी क्या होता है कि एक एरिया होता है, इसमें 40 से 50 लोगों का समूह होता है, लेकिन कभी विशिष्ट कार्य के लिए जैसे हंटिंग इनको करनी है, तो उस टाइम पर उन 40 लोगों से में से ही किसी एक व्यक्ति को इसका अपना लीडर चुन लेते हैं। ये लोग लीडर चुन लेते हैं और उस लीडर की जो उपस्थिति है उस टाइम विशेष हंटिंग काल के लिए है, बाद में सब बराबर माने जाते हैं। इससे ही बोला जाता है छोटे समुदाय या बैंड सोसाइटी। देखिए इसको और समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे यह बैंड का लीड कर रहा है इस आदमी, तो इस लीडर की जो बाद में स्थिति है वह लीडर की नहीं है, लेकिन बैंड का संचालन करते टाइम यह लीडर बना हुआ है एक निम्न काल के लिए, एक छोटे समय के लिए। तो इसे बोलेंगे बैंड सोसाइटी। इसी तरह जो पुरापाषाण काल में या पाषाण काल में या उच्च पुरापाषाण काल में एक व्यक्ति हो जाता जो शिकार के टाइम ही लीडर चुन लिया जाता है कि यह हमारी अगुवाई करेगा और बाकी सब लोग इसको फॉलो करेंगे, तो इसे ही बैंड सोसाइटी कहा गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका गुफा है, यहाँ से प्राप्त आरंभिक चित्रों में मानव की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। तो भीमबेटका जो गुफा है वहां से मानव की जो आरंभिक चित्र हैं उनसे मानव की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों की जो सबसे पहले प्रकाश पड़ पड़ता है वह भीमबेटका गुफा की जो आरंभिक चित्र हैं उनसे पड़ता है। मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह के लिए एक स्थल से दूसरे स्थल पर अपना निवास स्थान मतलब खाना बदोश व्यक्ति था। बेलन घाटी के जो नोहंदा नाला है से देवी की एक मूर्ति मिली है। कहाँ से? बेलन घाटी का जो लोहंदा नाला है वहां से एक देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र के जो पटनी नामक स्थल है वहां से शुतुरमुर्गा अंडा भी प्राप्त हुआ है।
मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त आरंभिक जो गुफा चित्र हैं वह उच्च पुरापाषाण। जो भीमबेटका है वो सर्वप्रथम जो स्थल है जो प्राप्त हुए हैं जो गुफा चित्र वह उच्च पुरापाषाण काल के हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो यहाँ के चित्र हैं वह मध्य पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के। नेक्स्ट है, देखिए रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में हमने पढ़ना बहुत पूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है उसके जनक भूतत्व सर्वेक्षक थे वो रॉबर्ट ब्रुसफुट ही थे। इन्होंने 459 प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की, जिनमें 42 पुरापाषाण काल के थे, 252 नवपाषाण काल के तथा 17 प्रारंभिक लोह युग के थे। इन्होंने 13 या 30 मई 1863 में जो मद्रास का पल्लवरम नामक स्थल है यहाँ से पाषाण युग के पहले उपकरण की खोज की जो कि क्वार्टजाइट या स्फटिक पत्थर से निर्मित था। अधिकांश विद्वान इसे हैंडेक्स और कुछ इतिहासकार इसे क्लीवर या बिदारनी मानते हैं। तो याद रखना है, सर्वप्रथम जो क्वार्टजाइट स्फटिक पत्थर के जो पाषाण उपकरण हैं या जो पाषाण उपकरण उनकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी 13 या 30 मई, दोनों कहीं जगह 13 लिखा हुआ है और कहीं किसी जगह पे 30 मई है, लेकिन हमेशा इसकी डेट ऐसे नहीं पूछी जाती, 1863 के आधार पर ही आपको पूछी जाएगी। रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थी जिन्होंने राख के टीले हैं इनका संबंध नवपाषाण काल से बताया था। रॉबर्ट ब्रुसफुट वह पहले व्यक्ति थे जो राख के टीले हैं उनका संबंध नवपाषाण काल से बताया था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु का जो टेरी स्थल है उनकी खोज की थी, साथ ही बिलासपुर गांव जो लाइमस्टोन कैव है की गुफाओं का उत्खनन ही इन्होंने सर्वप्रथम किया था। तो याद रखना है, तमिलनाडु का जो टेरी स्थल है उस स्थल की भी खोज की इन्होंने, और जो बिलासपुर गांव है जो लाइमस्टोन कैव है की गुफाओं का भी उत्खनन रॉबर्ट ब्रुसफुट ने ही किया था। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी, नेक्स्ट 2 क्लास और आपकी पूरा पाषाण काल पर बची हैं, पाषाण काल की 2 क्लास और हैं। इसके बाद हम PYQ करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना हड़प्पा संस्कृति।